स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। पिछले क्लास में हम स्टोन एज स्टार्ट किए थे और आज उसी क्रम में हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें आपने निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल, दो काल का हमने अध्ययन किया था। और आज जो हमारी क्लास होगी बेटा, वैसे हमारी आज की क्लास में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक जो है आपका उच्च पुरापाषाण काल जो अभी छूटा हुआ है, और दूसरा आपका जो है मेसोलिथिक कल्चर यानी मध्य पाषाण काल। तो दो टॉपिक आप कवर करेंगे आज के वीडियो में और पूरा प्रयास होगा कि ये खत्म हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और आप लोगों को जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। नए लोगों को जोड़िए जो है अपनी क्लास से। तो चलिए आज शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है उच्च पुरापाषाण काल। पहले इसको देख लिया जाए, फिर उसके बाद हम चलते हैं मध्य पुरापाषाण काल की तरफ, ठीक है। उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन इसका 35,000 BC से 10,000 BC तक माना जाता है। ड्यूरेशन का बहुत वो नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर है, सभी किताबों में थोड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। चूँकि यहाँ पे डेट पूछी भी नहीं जाती है, चूँकि आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं तो बहुत एथेंटिक डेट आर्कियोलॉजी रिसोर्सेज में नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है कि उच्च पुरापाषाण काल, अभी तक आपको हमने बताया था, पहले हमने पाषाण काल का डिवीजन किया था तो 3 भागों में किया था, ठीक। पहला पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। फिर हमने पुरापाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, ये डिवीजन था। और ये हमको पढ़ना है, इसको हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक काल जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि उच्च पुरापाषाण काल जो है पहले अस्तित्व में नहीं था, पहले अस्तित्व में नहीं था, यानी कहने का तात्पर्य है कि पुरापाषाण काल में पहले उच्च पुरापाषाण काल को शामिल नहीं किया गया था। तो प्रश्न ये उठता है कि उच्च पुरापाषाण कालीन जो लेयर है, जो संस्कृति है, वो कहाँ से पाई गई है? तो ये पाई गई है बेलन घाटी से। कहाँ से पाई गई है? बेलन घाटी से, ठीक। बेलन घाटी से ही पहली बार हमें तीनों संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं, यानी निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। अब प्रश्न ये है कि आखिर उच्च पुरापाषाण काल को एक अलग काल के रूप में क्यों दिखाया गया, ठीक है। तो इसलिए किया गया, और ये कहां से खोजा गया? बेलन घाटी से। कहते हैं बेलन घाटी में जब उत्खनन कार्य किया गया तो इसकी जो ऊपरी लेयर है, अब देखिए सबसे निचली लेयर किसकी होगी? निम्न पुरापाषाण काल की, फिर मध्य पुरापाषाण काल की, फिर उच्च पुरापाषाण काल। तो कहते हैं जो उच्च पुरापाषाण काल वाली लेयर थी उस पे कुछ ऐसे प्रमाण दिखाई दिए जो अभी तक की पुरापाषाणिक संस्कृति से पूरी तरह क्या थे? अलग थे, यानी कहीं न कहीं नवीन विशेषताओं के लक्षण हमको दिखाई देते हैं, ठीक। नवीन विशेषताओं के लक्षण हमको दिखाई देते हैं इस उच्च पुरापाषाण काल में। तो वो नवीन विशेषताओं के लक्षण कौन कौन से हैं जो हमें उच्च पुरापाषाण काल में पहली बार दिखाई देते हैं? यद्यपि इससे पहले किसी अन्य पुरास्थल से ये प्रमाण हमको दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपके महान इतिहासकार हैं जिनका नाम है HD संकालिया, हसमुख धीरजलाल संकालिया इनका पूरा नाम है। HD संकालिया ने एक किताब लिखी थी, इनकी एक बुक है प्री हिस्ट्री
एंड प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस किताब में इन्होंने केवल मात्र 2 संस्कृतियों को दिखाया है, यानी उच्च पुरा पाषाण काल को धीरजलाल संकालिया ने अपनी इस पुस्तक में शो नहीं किया है, यानी दिखाया नहीं है। ठीक है, तो यह संस्कृति हमें सिर्फ कहां से मिलती है? वेलन घाटी से मिलती है, और इसमें कुछ ऐसे नवीन लक्षण हमको दिखाई देते हैं जिसकी वजह से इतिहासकारों ने इसे श्रेष्ठ पाषाण काल का नाम दिया। एक अन्य नाम इसे क्या दिया गया? श्रेष्ठ पाषाण काल, श्रेष्ठ पाषाण काल इसे नाम दिया गया। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में आप क्या कहते हो? लैप्टोलिथिक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है लैप्टोलिथिक, लैप्टोलिथिक इसको इंग्लिश में कहते हैं हम। तो ये एक नया नाम, इसी को मैग्डेलियन कल्चर भी कहते हैं, इसी को हम मैग्डेलियन संस्कृति भी कहते हैं, इसी को मैग्डेलियन संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि उच्च पुरा पाषाण काल में कौन कौन सी ऐसी नवीन विशेषताएं हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, क्या परिवर्तन आता है पहले की पाषाणिक संस्कृति से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक बार में हम विशेषता देख लेते हैं, यानी उच्च पुरा पाषाण काल की विशेषता। उच्च पुरा पाषाण काल की, इसको एक जगह आप नोट कर सकते हो, उच्च पुरा पाषाण काल की विशेषता। तो कौन कौन सी नवीन विशेषताएं हमें उच्च पुरा पाषाण काल में दिखाई देती हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तर एवं अस्थि उपकरण, ये पहला काल है जब पहली बार मनुष्य प्रस्तर उपकरणों के साथ साथ हड्डियों का उपयोग उपकरण के रूप में किया। अब हम आगे आपको बताएंगे कि ये प्रमाण हमको कहां से मिलता है। ये प्रमाण हमको मुच्छतला चिंतामनुगामी, आपकी कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसकी बात पहले एक मेन आपको विशेषता बता दें कि प्रस्तर एवं अस्थि उपकरण का उपयोग, यानी पहली बार इस काल में हमें एक नवीन विशेषता दिखाई दे रही है कि अभी तक मनुष्य केवल पत्थरों का उपयोग करता था और पहली बार पत्थरों के साथ साथ हड्डियों का उपयोग भी वो करेगा। तो हड्डियों का उपयोग वो किन किन रूपों में करेगा वो अलग बात करेंगे। ठीक, इसके बाद पत्थरों में क्या परिवर्तन आएगा उस पर भी चर्चा की जाएगी। दूसरा, अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति, अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति, अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति। ठीक है, होमोसेपियंस मानव का पदार्पण, पहली बार होमोसेपियंस मानव इसी काल में दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद चकमक पत्थरों का अधिकतम उपयोग, चकमक पत्थरों का अधिकतम उपयोग। ठीक, अगला चित्रकला का प्रारंभ, चित्रकला का प्रारंभ। ठीक है, अब मित्रों देखिए, कहा जाता है ये ऐसी विशेषताएं थी जो पहली बार हमें इस काल में दिखाई देती हैं। ठीक है,
तो आप इनको अगर एक दिमाग में सेटअप कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि उच्च पुरापाषाण काल में क्या हमको नई चीजें दिखाई देती हैं, तो आप आसानी से इनको याद रखिए अपने दिमाग में। और अगर मेंस का क्वेश्चन पूछता है तो इन विशेषताओं के आधार पर आप मेंस को अच्छे से लिख सकते हो। अब हम चूंकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखना है, तो हम ये देखेंगे कि ये विशेषताएं हमको कहाँ कहाँ से दिखाई देती हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। तो पहले हम स्थलों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है किस किस स्थल से हमें कौन कौन सा प्रमाण मिला है, फिर उस तरह से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, पहले हम उपकरणों में परिवर्तन देखते हैं कि उपकरणों में क्या परिवर्तन आता है। अभी तक आपने देखा था कि मनुष्य जो है मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर के बने उपकरणों का उपयोग कर रहा था। क्वार्टजाइट के साथ साथ मध्य पुरापाषाण काल में जब आप आए तो मध्य पुरापाषाण काल में मित्रों क्वार्टजाइट के साथ उसने जैस्पर, फ्लिंट और चर्ट इन 3 पत्थरों को और जोड़ा। ठीक, और पत्थरों के जो बनाने का तरीका था वह ये होता था कि बड़े पत्थर को लेकर उसे तोड़ा जाता था और बीच का जो पोर्शन होता था, ठीक है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि अभी इसके पहले मनुष्य क्या करता था। जैसे सपोज करिए ये एक पत्थर है, ठीक है, अब इसको वो टुकड़े टुकड़े तोड़ देता था तो बगल के जो टुकड़े सब टूट के निकल जाते थे, ये बीच का जो टुकड़ा बचता था, आप इसको कोर भी कह सकते हो, आप इसको कोर भी कह सकते हो, और इसी को बटिकास्म भी कहा जाता था। बटिकास्म माने पेबुल, इसी को बटिकास्म भी कहते हैं। तो कहते मुख्य भाग जो था, जो पत्थर का मुख्य भाग होता था, उसका बहुतायत उपयोग अभी तक मनुष्य कर रहा था, इसीलिए निम्न पुरापाषाण काल को कोर संस्कृति भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले कि कोर संस्कृति क्यों कहते हैं, तो कोर संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल जो आप पढ़ चुके हैं उसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय का जो मानव था वह मुख्य भाग का बहुतायत उपयोग करता था, लेकिन इससे वह अन्य प्रकार के पत्थरों को भी बनाता था। जैसे कहते हैं कि जब मानव जो है क्या करता था कि जब वह एक तरफ धार बनाता था, जब पत्थर के एक तरफ धार बनी होती थी तो इसे आप क्या कहते हो, चॉपर। ठीक, और जब इसी पत्थर के दोनों तरफ धार बन जाती थी, ठीक है, इसी पत्थर के जब दोनों तरफ नुकीलापन होता था तो आप इसे क्या कहते थे, चॉपिंग। आप इसे तब चॉपिंग कहते थे, चॉपिंग माने हिंदी में इसको आप खंदक कहते हैं। ठीक, खुरचुनी कैसी होती थी, खुरचुनी में कहा गया है कि एक ही साइड 2 प्रकार के धार होते थे। ठीक है, एक साइड आपके 2 प्रकार के धार होते थे। ठीक, लेकिन कहा जाता है कि उच्च पुरापाषाण काल में क्या हुआ कि मनुष्य जो है वह इस तरह के उपकरणों का उपयोग करना शुरू किया, यानी उसमें चारों तरफ धार बने होते थे और ये धार बहुत ही बारीक होते थे, बहुत ही पतले होते थे, यानी आधुनिक ब्लेड की तरह होते थे। और इस तरह के उपकरण जो है हमें उच्च पुरापाषाण काल में सबसे अधिक दिखाई देते, यानी इसके पहले भी ब्लेड था, इसके पहले भी ब्लेड उपकरण उपयोग में लाए जाते थे, लेकिन जिस काल में सबसे अधिक जिन उपकरणों का उपयोग मानव ने किया वह काल उसी के नाम से जाना गया। तो ब्लेड उपकरणों का उपयोग सबसे अधिक उच्च पुरापाषाण काल के मनुष्य ने किया, जिसकी वजह से इस काल को हम ब्लेड संस्कृति का काल कहते हैं। अब जैसे हम आपसे कहें कि भाई फलक संस्कृति किस काल को कहते हैं, मेस्टोरियन संस्कृति किस काल को कहते हैं, तो वो इसके पहले थी, मध्य पुरापाषाण काल को कहा गया था। इसके पहले की जो संस्कृति थी निम्न पुरापाषाण काल, ठीक, उसको आप कई नामों से जानते हैं, मद्रासी संस्कृति, हस्तकुठार संस्कृति, एल्यूसियन संस्कृति, चॉपर चॉपिंग संस्कृति, ठीक, सोहन संस्कृति, कई नामों से जानते हैं। तो उपकरणों के आधार पर ही इन कालों का नामकरण किया गया है। ठीक, तो सीधी सी बात है कि उच्च पुरापाषाण काल में मनुष्य सर्वाधिक कौन से उपकरण उपयोग किया, ब्लेड प्रकार के उपकरण उपयोग किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वह अपने पिछले उपकरणों को क्या किया, छोड़ दिया, नहीं। अभी भी कहा जाता है कि कैल्सोडोनी, खुरचनी, आपके फलक, आपके ब्लेड, बटिकास्म, इन उपकरणों का अभी भी उपयोग किया करता था मानव। ऐसा नहीं था कि उनको छोड़ दिया था, अभी भी ये उपकरण उपयोग में लाए जाते थे। ठीक है,
लेकिन पहली बार इस काल में इस ब्लेड उपकरण के साथ साथ हड्डी यानी अस्थि का उपयोग भी मनुष्य किया। अस्थि का उपयोग मनुष्य इस काल में दो तरह से करता है, एक धर्म के रूप में और दूसरा उपकरण के रूप में। तो उपकरण के रूप में कहां पर प्रमाण मिला है? मुच्छ तला चिंता मनु गावी। ठीक है, अभी इन सारी बातों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। ठीक, पहले मैप के माध्यम से आप इन स्थलों को देख लीजिए, साइट्स इसकी कहां कहां पे हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखिए कौन कौन से ऐसे पुरास्थल हैं जो आपके उच्च पुरापाषाण काल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपका यूपी है। यूपी में मिर्जापुर इलाहाबाद में आपकी बेलन घाटी है। बेलन घाटी जो उच्च पुरापाषाण काल की संस्कृति का प्रमाण देती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा साइट है, कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, पुरास्थल जो तीनों संस्कृतियों का प्रमाण देता है, तो वह मात्र कौन सा स्थल है? बेलन घाटी है। ठीक है, बेलन घाटी है। इसके बाद यम्पी, ये आपका यम्पी का पोर्शन है। ठीक, यम्पी में सोन घाटी, यम्पी में आपकी कौन सी है? सोन घाटी है। ठीक है, इसके बाद जो है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप है। ये दोनों आपके कहाँ पे हैं? ये दोनों आपके मित्रों मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, सोन घाटी और जम्बू द्वीप। नर्मदा घाटी भी है, वो आप पहले देख चुके हो, तो इसलिए यहाँ पर इसको नहीं लिखा गया। ठीक है, इसके बाद बाघोर जो एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, बाघोर, इसकी चर्चा की जाएगी कि बाघोर का महत्व क्यों है। ठीक, ये तीन स्थलों को आप याद रखिए कहाँ के रूप में। ठीक, अगला है आपका झारखंड में, ये झारखंड ले लीजिए। झारखंड में एक स्थल है सिंहभूम, मैं स्टेट का नाम लिखते जा रहा हूं, सिंहभूम। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ेगा? ये झारखंड में पड़ेगा। ठीक, और महत्वपूर्ण पुरास्थलों के नाम ही मैं केवल लिख रहा हूं जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र, ये देखिए ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में तीन पुरास्थल बहुत महत्वपूर्ण है, पटड़े, पटड़े, इसके बाद भदड़े, इसके बाद इनाम गांव। इनाम गांव को कई बार पूछा है कि इनाम गांव मध्य प्रदेश में पड़ता है कि महाराष्ट्र में, तो एग्जाम पीरियड में कंफ्यूजन हो जाता है इनाम गांव को लेकर। ठीक है, तो याद रखिए इनाम गांव कहाँ पड़ता है? आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद गुजरात में एक पुरास्थल है, वो है बिशदी। गुजरात में एक पुरास्थल है जिसका नाम है बिशदी, ये बिशदी। ठीक है, ये उच्च पुरापाषाणकालीन पुरास्थल है बिशदी। इसके बाद यही बेलन घाटी में एक पुरास्थल है लोहदा नाला, लोहदा नाला, लोहदा नाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है लोहदा नाला। ठीक है, इसके बाद दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो आंध्र प्रदेश के जो पुरास्थल हैं उसमें है रेनीगुंटा, बेमुला। आंध्र प्रदेश में आप आ जाइए, ये देखिए यहाँ से ले लीजिए, ये आंध्र प्रदेश हो गया, बेमुला है, रेनीगुंटा, रेनीगुंटा,
रेनीगुंटा, बेटम चरला, बेटम चरला, बेटम चरला और कुरनूल की गुफा, कुरनूल गुफा। इसी कुरनूल गुफा में एक स्थल है जिसका नाम है मुच्छ तला चिंतामनुगावी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुच्छ तला यहाँ पे है मुच्छ तला चिंतामनुगावी। यही वो स्थल है जहाँ पर बड़ी मात्रा में हड्डियों के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। मुच्छ तला चिंतामनुगावी जो पड़ता है आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफा में, ठीक है। यहीं पर बहुत बड़ी मात्रा में हड्डी के बने उपकरणों को एक साथ पाया गया। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो हड्डी के उपकरण मिले हैं वो हड्डी के उपकरण दो चीज़ों को व्याख्यायित करते हैं। एक तो ये कि बड़ी मात्रा में अस्थियों का एक साथ पाया जाना ये दिखाता है कि कहीं न कहीं इन उपकरणों का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ था। व्यावसायिक उत्पादन होने का तात्पर्य है कि विनिमय का जन्म हो चुका है, और विनिमय का संबंध किससे है? व्यापार से। व्यापार का संबंध किससे है? अर्थव्यवस्था से। यानी अर्थव्यवस्था की जो संस्कृति है वो धीरे धीरे यहाँ से पनपना क्या होती है? शुरू होती है, ठीक है। यहां से आपकी अर्थव्यवस्था की संस्कृति धीरे धीरे पनपना क्या हो जाती है? शुरू होती है। इसके बाद कहते हैं बिहार। ये बिहार को लीजिए। बिहार में एक पूरा स्थल है पैसारा, ठीक है। बिहार में एक पूरा स्थल है पैसारा, इसका भी महत्व आएगा। कहते हैं कि यहाँ थे देखिए हड्डी के उपकरण पाए गए, और ये लोहदा नाला, ये देखिए ये लोहदा नाला देखिए जो आपके मिर्जापुर इलाहाबाद में पड़ता है। इलाहाबाद में यहाँ लोहदा नाला से अस्थि निर्मित मूर्ति पाई गई है। अस्थि निर्मित मूर्ति पाई गई है। इसका मतलब है दो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। अस्थि निर्मित मूर्ति, मूर्ति का संबंध किससे है मित्रों? धर्म से। इसका संबंध किससे है? धर्म से। और धर्म आपकी संस्कृति का क्या है? एक अंग है। यानी जिस कला और संस्कृति को आप पढ़ रहे हैं, आपकी संस्कृति के एक भाग यानी एक विशेषता की शुरुआत उच्च पुरापाषाण काल से होना शुरू हो गई। ठीक। दूसरी चीज, आपकी संस्कृति में कला भी शामिल है। तो अस्थि निर्मित जो कला है, ये मूर्ति क्या है? एक मूर्ति कला है, और मूर्ति कला भी कला का एक भाग है। तो कला जैसी विशेषता यानी आपकी संस्कृति की दूसरी विशेषता कला, इसका प्रारंभ भी आपके उच्च पुरापाषाण काल से ही होता है। ठीक। इसके साथ साथ ये जो मूर्ति पाई गई, मूर्ति का पाया जाना कहीं न कहीं मूर्ति पूजा का प्रमाण देता है, और मूर्ति पूजा धर्म का जो कर्मकांडी स्वरूप है। ठीक। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि धर्म की जो उत्पत्ति हो रही है वो कर्मकांडी स्वरूप के माध्यम से हो रही है। दूसरी चीज ये कि यह एक मात्र पूरा स्थल नहीं है जो मूर्ति पूजा के प्रमाण को प्रूफ करता है। ये बिहार का स्थल है पैसारा। बिहार का स्थल है पैसारा। यहां से पूजा स्थल पाए गए हैं। यहां से पूजा स्थल बना हुआ पाया गया है, और यह पूजा स्थल जो है एक चौकी पर बना हुआ है मित्रों। एक चौकी पर बना हुआ है, और उस चौकी पर वेदिका का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? वेदिका का निर्माण किया गया है। और वेदिका का निर्माण जो है वो धर्म के कर्मकांडी स्वरूप से होता है। जैसे आपके इंडस वैली में भी आप देखिए तो कालीबंगा से 7 अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं। तो कहीं न कहीं जो हमारी ये मान्यता थी कि हमारी इंडस वैली को सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने डेवलप किया, हमारी वैदिक कल्चर को बाह्य आर्यों ने आके डेवलप किया, ये पूरी तरह से भ्रम है, ये पूरी तरह से झूठ है। क्योंकि जो भारत में संस्कृतियों का जो डेवलपमेंट हुआ है वो अपनी सांस्कृतिक निरंतरता का परिणाम है। वो विशेषताएं हमें प्राक सैंधव संस्कृतियों से मिलती हैं। आप यहाँ पर अगर देखिए तो हमारे धर्म की जो विशेषताएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनका प्रारंभ कहीं न कहीं उच्च पुरापाषाणिक मानव के द्वारा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आगे चलकर विभिन्न अन्य विशेषताओं को इसमें क्या करेगा? शामिल कर लेगा।
तो धीरे धीरे हमारे जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो उच्च पुरापाषाण काल से होना क्या हो गए, शुरू हो गए। ठीक है, और माना जाता है कि इसी काल में पहली बार होमोसेपियंस मानव का आगमन होता है, और होमोसेपियंस मानव एक प्रज्ञ मानव है। होमोसेपियंस मानव एक प्रज्ञ मानव है। एक किताब आई है, बहुत ही फेमस किताब है, आप लोग भी पढ़िएगा, सेपियंस। सेपियंस जो किताब है उसमें हमने देखा कि उसमें जो दिखाया गया है, प्रश्न किया गया है कि आखिर होमोसेपियंस मानव ही इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को जिंदा कैसे रखा। तो कहा जाता है कि होमोसेपियंस मानव के इस पृथ्वी पर जिंदा रहने का जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो इसकी प्रजननशीलता रही है, वो इसकी जो है लड़ाकूपन की जो प्रवृत्ति रही है, दूसरी इसकी बौद्धिक क्षमता, तीसरी इसकी बौद्धिक क्षमता रही है। तो कहा जाता है कि इस होमोसेपियंस मानव ने ही अपने मानव जीवन में भाषा का क्या किया, विकास किया, और भाषा के विकास ने समूह को जन्म दिया। भाषा बिना भाषा के समूह का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो भाषा के डेवलपमेंट ने ही समूह जैसी संकल्पना को जन्म दिया। समूह से बड़ा समुदाय होता, समुदाय से बड़ा समाज होता है। लेकिन कहा जाता है कि एक समूह को आप भाषा से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन एक समुदाय को या एक समाज को सिर्फ भाषा से नियंत्रित नहीं कर सकते। तो समुदाय और समाज को नियंत्रित करने के लिए इस मानव ने धर्म की संकल्पना को जन्म दिया, क्योंकि धर्म एक ऐसी संकल्पना है जो आपस में सबको क्या करती है, लिंकअप करती है, जोड़ती है। ठीक, तो सामाजिक संतुलन बनाने के लिए धर्म का डेवलपमेंट माना जाता है कि इस काल के मानव ने किया, और आगे चलकर यही मानव जब और बड़े समुदाय और समाज में डेवलप होगा तब उसको नियंत्रित करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र का विकास होगा, और उस प्रशासनिक तंत्र की बागडोर कभी राजा के हाथ में होगी तो कभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय के हाथ में होगी। ठीक है, तो ये जो सिस्टम का डेवलपमेंट है, जो कहा जाता है कि व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री इन योर लाइफ, तो इस मानव जीवन में जो इतिहास का उपयोग है, अगर आप उसको बड़ी नजदीक से महसूस करिए तो इतिहास पे ही आपका पूरा डेवलपमेंट टिका हुआ है। पूरी जो मानवीय संस्कृति है वह आपके इतिहास पर ही पूरी तरह से क्या है, निर्भर है। ठीक है, तो यहां पे होमोसेपियंस का उद्भव होता है, और पूजा यानी धर्म जैसी संकल्पना का उद्भव होता है, और कला जैसी संकल्पना का उद्भव होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अन्य क्या परिवर्तन होता है उच्च पुरापाषाण काल में। तो कहा जाता है कि उच्च पुरापाषाण काल में एक जो स्थल हमने नाम लिया पैसारा, पैसारा बिहार में पड़ता है। इसी पैसारा के ऊपरी लेयर से यानी मध्य पाषाण काल की लेयर से हमें स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले हैं, गर्त चूल्हे के प्रमाण मिले हैं, जो हमें आग के उपयोग का प्रमाण देता है। इसलिए माना भी जाता है कि आग के उपयोग सबसे पहले मध्य पाषाण काल में हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो एक चीज और आपसे मैं कहूंगा कि कहा जाता है कि इस यहां से पैसारा से हमें कुछ समाधान के प्रमाण मिले हैं, लेकिन ये बड़े अस्पष्ट नहीं है, इस पे बहुत रिसर्च चल रहा है, इसलिए अभी यह नहीं माना जाता कि समाधान की प्रक्रिया उच्च पुरापाषाण काल की है। अभी यही माना जाता है कि समाधान की प्रक्रिया जो है वो मध्य पाषाण काल की है। ठीक है, तो हमने क्या बात किया, हमने बात किया कि होमोसेपियंस मानव का आगमन होता है, मूर्ति धर्म और कला की संकल्पना का जन्म होता है, हड्डी के उपकरणों का मनुष्य उपयोग करना शुरू कर देता है, और इसके साथ साथ हमने ये भी आपको बताया कि पहली बार इस काल में मानव ब्लेड प्रकार के उपकरणों का बहुतायत उपयोग किया, और पहली बार इसी काल में चकमक पत्थरों का उपयोग मनुष्य के द्वारा किया गया। तो चकमक पत्थरों का उपयोग भी उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं आपके उच्च पुरापाषाण काल की हैं। एक अभी जो छूटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है चित्रकला का जन्म होना। तो कहा जाता है कि चित्रकला जो है वो आपके महाराष्ट्र में पटड़े, ये देख रहे हैं पटड़े, कहते हैं कि पटड़े में शुतुरमुर्ग के अंडे पर, पटड़े में शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी के प्रमाण पाए गए हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है कि आपका जो ये है यूपी में जो बिंद की श्रेणी है, बिंद की श्रेणी में एक स्थान है जहाँ है बिलासुर ग्राम। बिंद की श्रेणी में एक स्थान है, हम यहां से ले लेते हैं बिलासुर ग्राम
बिलासुर ग्राम, यहाँ से भी हमें चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। लेकिन सबसे प्राचीन जो है वो कौन सा है? पटड़े। ठीक है, पटड़े में सबसे प्राचीन चित्रकारी के प्रमाण है। ये शैल चित्र है, ये पत्थरों पे चित्रकारी की गई है। और इसका मूल कारण सिर्फ इतना है मित्रों, क्योंकि चित्रकारी का जो संबंध है वो सौंदर्य के भाव से है, और सौंदर्यता जो है वो व्यक्ति अपने जीवन में वही लाता है जहां वो निवास करता है। आज भी मानव अपने घरों को सजाने का प्रयास करता है, उसके सजाने के तरीके अलग हो सकते हैं। आज भी आप पेंटिंग्स का उपयोग करते हो अपने घरों में, तो उस काल का मानव भी अपने घरों को सजाने के लिए इन शैल चित्रों का उपयोग करता है। इसीलिए प्रारंभिक काल के जो चित्र पाए गए या चित्रकला जो पाई गई वो सामान्यतः शैल चित्रकला है, जो पहाड़ की गुफाओं में बनाई गई है। ठीक, क्यों? क्योंकि मानव का जो आवासीय स्थल था वो पहाड़ की गुफाएं हुआ करती थी, इसलिए ये चित्रकारियां पहाड़ की गुफाओं में पाई गई हैं। लेकिन आगे आप देखेंगे कि सबसे बड़ी जो चित्रकारी का प्रमाण हमको मिला है वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिला है, जो आपके मध्य पाषाण काल से दिखाई देना शुरू होता है। ठीक है, तो वहां पर हम भीमबेटका की चर्चा करेंगे स्पष्ट रूप से। तो ये इतनी सारी विशेषताएं आपकी जो है उच्च पुरा पाषाण काल की थी, जिनके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, पानी जरा दें। तो ये मुझे लगता है पर्याप्त होगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। ठीक है, मध्य पाषाण काल के विषय में अब चर्चा की जाएगी। चलिए मध्य पाषाण काल की तरफ चलते हैं, मेसोलिथिक की तरफ। ठीक है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण देखिए, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, मेसोलिथिक एज। ठीक है, मध्य पाषाण काल। तो मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काल है। कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल को अन्य कई नामों से जानते हैं। इसे हम अनुपूरा पाषाण काल भी कहते हैं। इसे कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम अनुपूरा पाषाण काल, पहले नाम लिख लें फिर आपको समझाते हैं। इसे हम अनुपूरा पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। लाइट गई क्या?
हेलो। दीदी लाइट चली गई, पता नहीं कब चल रही है। ये ये मैं ये कह रहा था कि जो थंबनेल बना हुआ है पाषाण मध्य पाषाण काल का, जो टॉपिक अभी पढ़ाया हूँ तो वो एक पोर्शन खत्म हो गया। अगर थंबनेल अगर चेंज हो जाए तो एक वीडियो हो जाएगा ये। हाँ हाँ, जो जो अभी थंबनेल बना हुआ है उसी पे शाम को बल्कि 2 क्लास कर लेंगे थोड़ा सा बैठ करके। हाँ ये मैंने जैसे थंबनेल आज जो बनाए हैं वो मेसोलिथिक कल्चर का है ना, मध्य पाषाण का। तो क्या इस पे, हाँ वही पूछ रहा था कि क्या इस पे उच्च पुरापाषाण का दिखा सकता है। हाँ तो वही केवल, हाँ वही कर दीजिए तो कंप्लीट वीडियो हो जाएगा। एकदम वहीं पे कटा ही है जहाँ पे मैं फिनिश किया हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो जुड़ जाएगा। ठीक है। मैं बस बस तुरंत कर रहा हूँ। हाँ हाँ, इसको चेंज करा दीजिए। हाँ शाम को यूज कर लेंगे। हाँ इसी थंबनेल पे कर लेंगे इसको। ठीक है, मैं आपको, ठीक है, अभी नहीं किया था, वेट कर रहा था लाइट आ जाती तो। हाँ अभी कर दे रहा हूँ मैं।